जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि दर्पण क्या है। दर्पण के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद आवर्धन क्षमता के बारे में पढ़ा। फिर मैंने आपको दर्पण के सूत्र लिखे थे, जो मैंने लिखा था कि 1/f बराबर होता है 1/v और प्लस में 1/u। मैंने आपसे कहा था ये दर्पण का सूत्र है। और फिर दर्पण पर आधारित कुछ जो है हम लोगों को न्यूमेरिकल्स करने थे, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि लेंस और दर्पण दोनों के न्यूमेरिकल्स में एक साथ करवाऊंगा। तो यदि हम आगे के क्रम में बात करें तो देखिए, हम लोगों ने, आप याद करिए, तो हम लोगों ने प्रकाश की एक घटना के बारे में पढ़ाई कर लिया था। प्रकाश की पहली वाली घटना थी प्रकाश का परावर्तन। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश की जो दूसरी घटना है वो है प्रकाश का अपवर्तन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो आप लोग हेडिंग बनाइए, प्रकाश का अपवर्तन। हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन। और मेरे साथ समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, यदि आपने पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, कब होता है। अगर प्रकाश का परावर्तन अच्छे से आपने समझ लिया है तो प्रकाश का अपवर्तन समझने आपको इतनी कठिनाई नहीं होगी। आइए देखते हैं। याद करिए, तो जब मैं आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ा रहा था तो मैंने कुछ इस प्रकार से एक पृष्ठ लिया था। इसे मैंने कहा था अपारदर्शी पृष्ठ। लेकिन प्रकाश का जब हम लोग अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर होगा, ये जिससे प्रकाश की किरण आकर के टकराएगी वो पृष्ठ होगा आपका पारदर्शी पृष्ठ होगा। तो आप इसे लिखेंगे पारदर्शी पृष्ठ। ये कैसा पृष्ठ है? तो आप कहेंगे यह है पारदर्शी पृष्ठ। पारदर्शी पृष्ठ का मतलब होता है कि जिसको पार करके प्रकाश की किरण दूसरी ओर निकल जाएगी। इससे पहले हमने पढ़ा था अपारदर्शी पृष्ठ, अर्थात जिसको पार करके प्रकाश की किरण दूसरी ओर नहीं निकल पाएगी, वो अपारदर्शी पृष्ठ होता था। यहाँ पर इस पृष्ठ को पार करके पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार देखा जा सके या जिसके आर पार जाया जा सके। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है? कहता है कि जब, देखिए, प्रकाश के अपवर्तन में इधर पहला वाला माध्यम होगा और जब इस माध्यम को पार करके प्रकाश की किरण दूसरी ओर निकलेगी तो इस वाले को हम कहेंगे कि यह दूसरा वाला माध्यम है। प्रकाश की किरण इस प्रकार से आएगी और जब इस पारदर्शी पृष्ठ से टकराएगी, प्रकाश की किरण इस प्रकार से आ रही है और यह आ रही है, जब ये इस पृष्ठ से टकराएगी, चूंकि यह पारदर्शी पृष्ठ है और पारदर्शी पृष्ठ होने के कारण यह प्रकाश की किरण उधर ना जा करके इस पृष्ठ को पार करके दूसरी ओर निकल आएगी। तो मैंने अभी इससे पिछले वाली वीडियो में जो आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, इस प्रकार से एक अभिलंब डाल दिया गया था, याद करिए आप। तो इसे मैंने कहा था कि यह क्या है? अभिलंब है। जो कैसा अभिलंब है? तो आप कहेंगे आभासी अभिलंब है। देखिए, प्रकाश की किरण इस मार्ग से आ रही है, इसको जाना चाहिए था इधर की ओर, ये सीधा मार्ग बनाना चाहिए था, लेकिन जब ये एक माध्यम से निकल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो यह अपने मार्ग में सीधे ना जा करके अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होकर के चली जाएगी। अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होकर के जाएगी। या तो इसका विचलन अपने मार्ग से उधर की ओर होगा या तो इसका विचलन अपने मार्ग से इधर की ओर होगा। अर्थात यह इसे जाना चाहिए था इस प्रकार से सीधे, लेकिन ये सीधे न जा करके या तो इधर निकल करके आएगी और या तो फिर उधर दूर चली जाएगी। तो यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें, प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा की बात करें, तो परिभाषा कहती है कि जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के बाद वो जिस माध्यम से आती है उसके बाद दूसरे माध्यम में चली जाती है। प्रकाश की यही घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। आइए समझने का प्रयास करते हैं फिर से एक बार। मान लीजिए कि यह जो है प्रकाश की किरण पहले वाले माध्यम से आई और आने के बाद इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा न जा करके इस प्रकार से अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक करके चली गई।
जब ये झुक करके जाएगी तो देखिए ऊपर वाला माध्यम होगा आपका कैसा, विरल माध्यम होगा, और नीचे वाला माध्यम आपका कैसा होगा, सघन माध्यम होगा। ये किरण आ रही है इसलिए इसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण, वही पुराना आपतित किरण। देखिए ये अपवर्तन हो रहा है यहाँ पर। प्रकाश की किरण जब पृष्ठ को पार करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो यह होगा अपवर्तन। तो ये किरण अपवर्तन करके जा रही है इसलिए इसे कहते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। याद करिए कि जो आने वाली किरण जब अभिलंब के साथ कोण बनाती थी तो इस कोण को हम लोग कहा करते थे आपतन कोण, जिसे हम लोग स्मॉल आई से प्रदर्शित किया करते थे। जब ये अब पिछले वाले में परावर्तन करके किरण वापस जा रही थी तो अभिलंब के साथ जो कोण बना रही थी उसे कह रहे थे परावर्तन कोण, लेकिन ये अपवर्तन करके किरण निकल रही है इसलिए इसे कहेंगे अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। और इसे हम लोग वही आर से ही प्रदर्शित करेंगे। समझ रहे हैं ना? इस फिगर को समझने का प्रयास कीजिए। यदि इस फिगर को आपने अच्छे से समझ लिया तो इसकी परिभाषा आप आराम से कर पाएंगे। आइए लिखते हैं, इसकी परिभाषा की बात करते हैं। लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होकर के चली जाती है प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब ये पहला वाला माध्यम है, इस पारदर्शी पृष्ठ के ऊपर पहला वाला माध्यम है, इस पारदर्शी पृष्ठ के नीचे दूसरा वाला माध्यम है। प्रकाश की किरण पहले माध्यम से चलती है और जैसे ही इसको यहाँ से दूसरा माध्यम स्टार्ट हो जाता है और वो पारदर्शी है इसलिए इसको पारदर्शी पृष्ठ लिखा गया। पहले माध्यम से चल करके जब वह दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग में सीधा न जा करके अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होकर के चली जाती है और प्रकाश की यही घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आई बात इतनी? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं। इस परिभाषा को आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए प्रकाश की किरण जब अपने मार्ग से विचलित होती है तो जरूरी थोड़ी है कि वो इधर की ओर ही विचलन करे, वो बाहर भी जा सकती है। तो कब प्रकाश की किरण, ये अभिलंब है, कब अभिलंब की ओर आएगी और कब अभिलंब से दूर चली जाएगी, आइए हम लोग यह समझते हैं। अपने मार्ग से विचलित तो होगी लेकिन विचलन उसका किधर की ओर होगा, अभिलंब की ओर होगा कि अभिलंब से दूर होगा, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कब ऐसा होगा आइए देखते हैं। आइए देखिए, ये रही पहली वाली स्थिति कि जब आपका ऊपर वाला माध्यम विरल माध्यम होगा और नीचे वाला माध्यम सघन माध्यम होगा। अब विरल और सघन के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए गांव घर की भाषा में हम लोग बोलते हैं
कि विरल का मतलब होता है कि बिड़र बिड़र, मतलब कि जैसे कोई पदार्थ है, अगर उसके पदार्थ के जो अणु हैं वो एक दूसरे से काफी दूर दूर स्थित हो, काफी दूर दूर स्थित होते हैं, तो इनको कहते हैं कि ये विरल विरल हैं, अर्थात दूर दूर हैं। सघन का माध्यम होता है कि घन घन होना, अर्थात पास पास होना, अर्थात जब किसी पदार्थ के अणु आपस में या परमाणु आपस में पास पास एकदम इस प्रकार से एकदम नजदीक होते हैं, पास पास होते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि यह माध्यम कैसा है, तो आप कहेंगे यह माध्यम सघन है। समझ गए? तो ये पहली वाली स्थिति है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलेगी, अर्थात कि फैले हुए माध्यम से चलेगी, तो प्रकाश की किरण स्वतंत्र है, और जैसे ही वो आ रही है दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, दूसरा वाला माध्यम सघन माध्यम है, अर्थात यहाँ पर जो पदार्थ है, जो उसके अणु परमाणु है, वो आपस में पास पास हैं, पास पास हैं, तो प्रकाश की किरण जब यहाँ पर आएगी तो उसको फैल कर चलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेगी, थोड़ा सा सिकुड़ करके जाएगी, अर्थात अभिलंब की ओर झुक करके चली जाएगी। तो पहली वाली स्थिति में आप नोट डाल करके लिखिएगा, नोट डालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो वह क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए इस चित्र में यह रहा विरल माध्यम आपका, और विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो विरल मतलब फैला फैला और सघन मतलब एकदम पास पास, तो विरल से सघन में आ रही है, तो यह किरण जो है अभिलंब की ओर, ये अभिलंब है तो अभिलंब की ओर देखिए झुक गई। इसको जाना चाहिए इधर सीधे, लेकिन सीधे न जाकर के यह अभिलंब की ओर झुक करके निकल गई। दूसरी कंडीशन आइए समझते हैं, इसको आप नोट कर याद करिएगा कि जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। दूसरा, मान लीजिए कि यह एक पारदर्शी पृष्ठ आपके पास यहां पर है, इस बार प्रकाश की किरण आई यहां से और इस पारदर्शी पृष्ठ पे टकराई। अब इसको दूसरी ओर जाना है, अपवर्तन करना है। ये आपके पास एक अभिलंब है, जो आभासी अभिलंब आपने यहाँ पर डाल दिया, इसे कहेंगे आई। देखिए अब इससे पहले वाले में ऊपर वाला माध्यम विरल था, नीचे वाला माध्यम सघन था। अभी इस बार जो आपका ऊपर वाला माध्यम होगा वह माध्यम होगा सघन, और नीचे वाला माध्यम होगा आपका विरल। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी, देखिए सघन है, इसका मतलब है कि ऊपर जो पदार्थ के अणु परमाणु थे वो आपस में क्या थे, पास पास थे। तो प्रकाश की किरण को वहां से आने में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, अर्थात वो बहुत ही सिकुड़ करके आ रही थी। जैसे ही वो विरल माध्यम में प्रवेश करती है, अब विरल का मतलब है कि जो पदार्थ के अणु है वो थोड़ा दूर दूर है। अब जब पदार्थ के परमाणु जब आपस में दूर दूर हैं, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रकाश की किरण को फैलने के लिए जगह मिल जाएगी, और अपने मार्ग से सीधा न जा करके वो फैल करके चली जाएगी, इस प्रकार से निकल जाएगी। यहां से यह वाला कोण जो होगा वो हो जाएगा आर, जिसे हम लोग अपवर्तन कोण कहेंगे। ये क्या है, आपतन कोण है, और ये क्या है, अपवर्तन कोण है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अभी ये अभिलंब से दूर कब गई, जब ऊपर सघन माध्यम और नीचे विरल माध्यम है। तो आइए हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। लिखते हैं कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है,
तो अभिलंब से दूर हट जाती है। समझ रहे हैं? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। सघन माध्यम ऊपर था, नीचे विरल माध्यम था। जब सघन से विरल में आई तो देखिए अभिलंब यहाँ पर है। इससे पहली वाली कंडीशन में आपने देखा था कि अभिलंब की ओर झुक करके आई थी, लेकिन इस वाली कंडीशन में अभिलंब से दूर जा रही है। इस वाले माध्यम को कहते हैं पहला वाला माध्यम और नीचे वाले माध्यम को कहते हैं दूसरा वाला माध्यम। ठीक है, समझ में आई बात? आप लोग इसे खूब अच्छे से बढ़िया देख लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। प्रकाश का अपवर्तन यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा तो प्रकाश परावर्तन में दो नियम निकल करके सामने आए थे। पहला नियम कह रहा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम कहा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है, ऐसा प्रकाश का परावर्तन में कहा गया था। जिस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन में दो नियम होते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन में भी आपके दो नियम मिलेंगे। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि वो दोनों नियम क्या हैं। पहला वाला नियम, सबसे पहले आप हेडिंग बनाइए, प्रकाश अपवर्तन के नियम। प्रकाश अपवर्तन के नियम। प्रकाश अपवर्तन के नियम। तो कुल कितने नियम हैं? तो दो नियम परावर्तन में भी थे, दो नियम आपको अपवर्तन में भी मिलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रकाश अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। प्रकाश अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। कौन कौन से? देखिए प्रकाश परावर्तन का पहला नियम और प्रकाश अपवर्तन का पहला नियम दोनों आपस में बराबर, मतलब कि कुल मिलाकर के वही नियम है। आपने अगर परावर्तन का नियम याद कर लिया है तो आपको अपवर्तन का नियम याद हो जाएगा, क्योंकि नो चेंजेस है। वहां पर जहां पर परावर्तित किरण थी यहाँ पर अपवर्तित किरण आ जाएगी, बाकी और कुछ नहीं। लिखते हैं पहला नियम, आपतित किरण आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण। देखिए याद करिएगा, जब परावर्तन लिखा था तो यहाँ पर अपवर्तित की जगह परावर्तित आया था। बस यहाँ पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये रहा आपका पहला वाला नियम। आइए दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम अलग है, परावर्तन का दूसरा नियम और अपवर्तन का दूसरा नियम बिल्कुल अलग है। अपवर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब होता है साइन। ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन। मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, का अनुपात सदैव नियत रहता है, सदैव नियत रहता
है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या क्या होते हैं, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो आपको कहीं कहीं वो देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है। आपतन कोण की ज्या, देखिए आपतन कोण को हम लोग कहते हैं आई, और जब इसके ज्या की बात कर दिया तो अर्थात यहाँ पर हो जाएगा साइन आई। आपने लिखा अपान में क्योंकि अनुपात है, और फिर कहा गया कि अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन आर। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर में कहा गया कि यह एक नियत होगा, अर्थात यहाँ पर एक नियतांक होगा, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट क्या आएगा, तो आप कहेंगे साइन आई बटे साइन आर, और बराबर में कांस्टेंट यहाँ पर आएगा एन। अब एन क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, या इसी को हम लोग यह लिख सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे कि साइन आई बटे साइन आर बराबर में इसी एन को लिख सकते हैं 1n2, अर्थात 1n2 का मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। देखिए पहले माध्यम से किरण निकल करके आ रही थी दूसरे माध्यम में, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2 इसको लिखा जाता है, अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। आइए यहाँ पर लिखते हैं कि n क्या है, तो आप कहेंगे जहां n बराबर क्या है कि अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है। कहीं कहीं n को म्यू से भी डिनोट कर दिया जाता है, तो यहाँ पर म्यू भी लिख लिया जाता है इस प्रकार से। और ये 1n1 क्या है, 1n2 क्या है, तो आप कहेंगे 1n2 बराबर में पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, दूसरे का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक है 1n2। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, मैं थोड़ा इसको मिटा करके तब आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जो ये आपका प्रकाश अपवर्तन का दूसरा वाला नियम है, इसे एक दूसरे नाम से भी जानते हैं और इसे कहते हैं स्नेल का नियम। तो आप लोग नोट डाल करके इसी के नीचे लिखिएगा, नोट डाल करके लिखिएगा, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। याद कर लीजिएगा कि इसे क्या कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम? स्नेल का नियम भी कहते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि स्नेल के नियम को लिखिए, तो आप प्रकाश अपवर्तन के दूसरे वाले नियम को लिखना स्टार्ट करेंगे। दूसरा वाला नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात सदैव नियत होता है। या दूसरी भाषा में इसको हम लोग यह कह सकते हैं कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो आपको चाहे वो मिले अनुक्रमानुपाती करके या फिर आपको इस प्रकार से मिले, दोनों आपका सही रहेगा। कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि इस प्रकार से लिखा होगा कि साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर। देखिए यह भी बाद में वही जा करके बनता है, किस प्रकार से, तो हम कहेंगे कि साइन आई जो है यहाँ से साइन आर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। इस प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो इसकी जगह एक बराबर का चिन्ह लेकर के आते हैं। और याद रखिएगा जब भी कभी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है, बराबर अकेले नहीं आता, बराबर अपने साथ एक कांस्टेंट राशि लेकर के आता है। और यहाँ पर वह कांस्टेंट राशि आएगी n, जिसे हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। n को क्या कहा जाता है? n को कहा जाता है अपवर्तनांक।
मैंने आपको बता दिया कि इसी अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं म्यू भी लिखा मिल जाता है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, याद कर लीजिए। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि स्नेल का नियम लिखिए, स्नेल का नियम क्या होता है समझाइए, तो आपको अलग से कुछ भी नहीं लिखना है। जो आपका प्रकाश अपवर्तन का दूसरा वाला नियम है आपको वही लिख देना है, वही आपका स्नेल का नियम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया होगा। प्रकाश का अपवर्तन और उसके साथ साथ प्रकाश अपवर्तन के दो नियम, जो पहला वाला नियम था आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, और दूसरा वाला नियम कह रहा है कि आपतन कोण कीजिए साइन तथा अपवर्तन कोण कीजिए साइन का जो अनुपात होता है वो सदैव नियत होता है। या दूसरी प्रकार से मैंने आपको बताया कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती होते हैं। अगर ये अनुक्रमानुपाती वाला लगाएंगे तो साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर, या साइन आई बटे साइन आर बराबर में एन, जिसे अपवर्तनांक कहा गया। एन एक कांस्टेंट राशि है। ठीक है, उम्मीद है कि अपवर्तन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।